नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चुनावी यात्रा में। चुनावी यात्रा में हमारे साथ बहुत खास मेहमान नीरज त्रिपाठी जी, इलाहाबाद सीट से प्रत्याशी केशवनाथ त्रिपाठी जी के बेटे। नीरज जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कैसी चल रही है चुनावी तैयारियां? बहुत बढ़िया चल रही है जी, और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे पिताजी को मिला करता था वैसा ही प्यार? जी बिल्कुल जी। और मुझको लग रहा है कि क्योंकि पिताजी ने काफी काम किए और उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में एक ही चीज कमाई, वो थी इज्जत जी। और उसका मुझे भरपूर फायदा मिल रहा है। पिताजी के रहते हुए आप ने सियासी डगर नहीं पकड़ी, विधायिका से न्यायपालिका से विधायिका, ये मन में ख्याल कब आया कि चलिए अब न्यायपालिका से विधायिका की तरफ चलते हैं? देखिए, मैं राजनीति में था, ये नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं था, जीरो था। ओके। मैं राजनीति में था, लेकिन जब पिछले 7 वर्षों से मैं उत्तर प्रदेश शासन में अपर महाधिवक्ता हुआ जी। तो उस पद की एक गरिमा है और उसके चलते मैं बिल्कुल सक्रिय राजनीति में नहीं था। ये है क्योंकि मैं रह भी नहीं सकता था, उस पद की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी गरिमा है। और जब पिताजी को लोगों ने कहा उनके अंतिम समय में, तो भी उन्होंने कहा था कि अभी नहीं, मेरे जाने के बाद। ओके। और जब मुझको ये मौका मिला तो मैंने उसको तुरंत जो है एक्सेप्ट किया, क्योंकि मेरे अंदर भी इच्छा है कि पिताजी बहुत चीजें छोड़ के गए हैं, उनको मुझे पूरा करना है। तो मेरे अंदर भी इच्छा है और इसीलिए मैंने इसको एक्सेप्ट भी किया कि मैं क्षेत्र में आऊँ। ओके। आपको ये मैसेज कब मिला और आपको क्या लगता है, क्या वो फैक्टर रहे होंगे जिसके आधार पर ये तय हुआ कि इस सीट के लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट बीजेपी के लिए आप हैं? देखिए, मुझे 10 तारीख को ही पता लगा, उसके बल्कि ये कह लूँ तो 8 को या 9 को पता लग गया था मुझे। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है जिसने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मैं आपके सामने हूँ, लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बन गया। आप केशवनाथ त्रिपाठी जी के बेटे हैं, वो एक अहम फैक्टर रहा, या आपकी पत्नी लगातार बीजेपी से जुड़ी हुई है, सक्रिय है महिला मोर्चे में? आपको लग रहा है कि उन सारी बातों का अवलोकन पार्टी ने किया होगा और उसके बाद पार्टी ने तय किया कि निश्चित मेरी पत्नी भी काफी दिनों से सक्रिय है, वो प्रदेश की महिला मोर्चा की मंत्री भी हैं। जी। पिताजी सक्रिय राजनीति में रहे, उनके एक अपना स्थान है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेश में भी उनका है। और जो भी मेरा जुड़ाव रहा, जो मैंने कार्य किए, वो सब देखते हुए पार्टी ने मुझको ये मौका दिया। चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? बाबूजी लगातार साउथ सीट से विधायक रहे, 5 बार के विधायक रहे, स्पीकर भी रहे विधानसभा में, राज्यपाल भी रहे। उन्होंने जो कामकाज किया उसके आधार पर आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, या प्रयागराज के लिए आपने कुछ और अपना एक खाका खींच रखा है, रोड मैप कुछ और है? देखिए, जो पिताजी ने कार्य किया मैं उसको भी लेकर के चल रहा हूँ। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया मैं उसको भी साथ में लेकर चल रहा हूँ और मेरी अपनी भी कुछ प्राथमिकताएं हैं उस क्षेत्र के लिए। जैसे दूर दराज के वहाँ इलाके हैं, वहाँ पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना, CHC है, PHC हैं, सब है, लेकिन वहाँ की जरूरत है कि वहाँ की चिकित्सा व्यवस्था और अच्छी हो, सुदृढ़ हो। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो वहाँ इसकी भी जरूरत है कि कुछ और शैक्षणिक संस्थान खुले। नैनी है जहाँ कर की ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वो जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसका भी विकास मेरी प्राथमिकता है। ओके। फिर से वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा? देखिए, इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन काफी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, कुछ वाइंडिंग अप की कगार पे है, तो उन सब चीजों को रिवाइव करना, नई इंडस्ट्रीज लाना, ये मेरी प्राथमिकता है। मैंने अभी उज्जवल रमण सिंह जी से भी बातचीत की। उनका ये कहना था कि देखिए, इनके जो भी सांसद रहते हैं वो 5 साल तक कामकाज करते नहीं, इस वजह से बार बार ये चेहरा ही बदल देते हैं। 2014 में चेहरा लेकर आए, फिर 2019 में वो रीता बहुगुणा जोशी जी को लेकर आए और इस बार उन्होंने नीरज त्रिपाठी जी को मैदान में उतार दिया। देखिए, ये कहना गलत है। मैं उस क्षेत्र में बहुत घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ है और सरकार की भी जो योजनाएं हैं वो वहाँ पर बहुत अच्छे से उनका कार्य हो रहा है और काफी बड़े स्तर पे कार्य चल भी रहा है। तो ये कहना कि सांसद हमारे काम नहीं करते थे, ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल ही कपोल कर। रीता जी नाराज तो नहीं है? उनका आशीर्वाद मिल गया? वो रोज मेरे साथ है, अगर वो मेरे साथ नहीं है तो वो अपना प्रोग्राम लगा करके वो जा रही हैं।
मुझको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर हम दोनों मिल ही जाते हैं। ओके। और मेरा तो ये सौभाग्य है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो आदरणीय रीता जी हों, चाहे वो माननीय विधायक हों, बाकी वो सारे के सारे मेरे साथ हैं। वो पूर्व विधायक हों, प्रेजेंट विधायक हों, सारे के सारे। नीरज जी, चूंकि प्रयागराज शिक्षा का गढ़ रहा है, शुरुआत से ही शिक्षा की स्थली है ये, अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से पेपर लीक हुए या फिर वैकेंसीज का नहीं निकलना, बेरोजगारी, इन सब को लेकर युवाओं में एक चर्चा है, तो उस चर्चा को किस तरीके से उसका आप जवाब देते हैं या फिर जो नाराजगी उसको डाइल्यूट कैसे करते हैं? देखिए, युवाओं में इतना रिजेंटमेंट नहीं है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो युवा पढ़ लिख करके आया है वो कतई नहीं चाहेगा कि ये नकल माफिया जो है उनका कैरियर खराब करे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। मैं जब अपनी पढ़ाई कर रहा था तो मैं एक सेंटर पे अपना पेपर का देने गया। मैं सेंटर के गेट के बाहर खड़ा था। उस वक्त मोटरसाइकिल से एक आया युवक, उसने मुझसे पूछा कि आज किस चीज का पेपर है। तो मैंने उसको बताया कि आज सीपीसी का पेपर है। वो चला गया। जब मैं हॉल में पहुंचा इम्तिहान देने तो वो मेरे आगे बैठा हुआ था। अच्छा। तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, और बाद में जब रिजल्ट निकला और उस पेपर में मैंने अपने नंबर देखे और जब उसका भी मैंने देखा, मैंने पता किया, तो मुझसे ज्यादा नंबर उसको मिले थे। ओके। और मेरे सामने वो कुर्सियां लेकर के, कुर्सी क्या लेकर के, लिटरली वो किताब लेकर के बैठा हुआ। तब किसकी सरकार थी? वो अब वो सब जाने दीजिए, यहाँ का मैटर नहीं है। अच्छा। ओके। मैंने लॉ जहाँ से किया वहाँ का मैटर है। लेकिन मुझे कितना उस वक्त धक्का लगा था कि भला बताइए, मैं तो पढ़ लिख करके गया था, मुझे जो है 75-80 नंबर मिले। जिस आदमी को ये नहीं पता कि आज इम्तिहान किस चीज का है, उसको मुझसे ज्यादा नंबर मिले। और यही स्थिति होती है, जो बच्चा कंपटीशन के लिए पढ़ के आता है, मेहनत करके आता है, सालों साल की मेहनत करता है, और पेपर लीक की वजह से ऐसे लोगों का अगर चयन हो जाए जो डिजर्व नहीं करते, तो बहुत बुरी स्थिति रहती है। ना बच्चों के लिए ही वो अच्छा है, ना बच्चे ही खुश होते हैं, और ना उनके अभिभावक। माफिया और अपराधियों पर जो कार्रवाई हुई है बीते कुछ समय से, आपको लग रहा है कि वो चर्चा का विषय है इस बार वोटर्स के बीच में? देखिए, जो कार्रवाई हुई है वो सचमुच चर्चा का विषय है। ओके। और जनता उससे बहुत खुश है। ओके। क्योंकि आज जनता खुद बात करती है, जनता खुद कहती है कि जो भयमुक्त समाज की स्थापना हुई है उससे वो बड़े खुश हैं। आज मैं गांव में जाता हूँ, रात रात को लोग निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही हैं। मैंने खुद लोगों से पूछा, खुद लोगों ने कहा कि नहीं, अब हमको डर नहीं लगता। और प्रयागराज में अतीत के आतंक का भी अंत हो गया जी। वो बहुत बड़ी, अब वो चाहे जैसे हुआ हो, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन प्रयागराज अब बहुत सुरक्षित है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, चूंकि इलाहाबाद वो सीट है जहां पर तमाम बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरे, कई प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी, वीपी सिंह जी, हिम्मती नंदन बहुगुणा, अमिताभ बच्चन, मुरली मनोहर जोशी जी, आपके पिता खुद यहीं से ताल्लुक रखने वाले। ये विरासत की सियासत वाला एक दबाव है कि ये वो सीट है जिस पर हर किसी की निगाह है, इस वजह से भी जीत दर्ज करना बहुत जरूरी है और आवश्यक हो जाता है। जी देखिए, मैं हर जगह कहता हूँ कि ये बहुत प्रतिष्ठित सीट है जी। और साथ ही साथ क्योंकि मैं अपने पिताजी का लेकर चल रहा हूँ, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ती है। ओके। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ नाम और इज्जत कमाया, और मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकता जिससे मेरे पिताजी के नाम को कहीं भी जरा सी भी ठेस पहुंचे। चुनाव जीतने के बाद नीरज जी की दिल्ली में क्या जिम्मेदारी होगी? पार्टी जो तय करे। पार्टी जो तय करे। थैंक यू सर, समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।